Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about China's building series of dams on Brahmaputra river, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It is also important from our syllabus paper 4 environment and ecology perspective. तो सबसे पहले इंडिया और चाइना के जो हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस हैं यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी के जो स्टेटस हैं उनको देखते हैं. तो देखिए, इंडिया एंड चाइना बोथ आर वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़, मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है. इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बिलोंग्स टू चाइना, बट इट हैज़ ओनली 7% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स. जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो अबाउट 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बिलोंग्स टू इंडिया, बट ओनली 4% ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू अस. सो इन जनरल अगर इस दोनों डाटा को हम देखें तो वी नो कि इंडिया एंड चाइना बोथ आर वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़. लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया और चाइना की भी बात की जाए तो नो डाउट वी आर वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूट वाटर की शॉर्टेज है. जैसे आप ये देखिए, ये वाला जो एरिया है इंडिया का वेस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, दैट इज़ फेसिंग एक्यूट वाटर डेफिशिएंसी. जबकि ये जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी मॉडरेट लेवल पे है. और इस कारण से ये जो लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया. वाटर डिवाइड लाइन, इस तरीके से आप मेंस में भी ये वाटर डिवाइड लाइन बना सकते हैं. दिस वाटर लाइन डिवाइड लाइन में ये वाला जो रीजन होता है इट इज़ वाटर डेफिशिएंट, जो वेस्टर्न साइड में है. जो ईस्टर्न साइड में है दिस रीजन हैज़ मॉडरेटली मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ऐसे ही हालत को चाइना के भी हैं. अगर चाइना की बात की जाए तो जिस तरीके से इंडिया की ये वाटर डिवाइड लाइन है, चाइना की एक लाइन होती है कीलिंग हुहाई लाइन. कीलिंग माउंटेन है चाइना के सेंट्रल पार्ट में और फिर वहाँ से निकलती हुहाई रिवर. तो कीलिंग हुहाई लाइन जो है वो चाइना के मॉडरेटली वाटर अवेलेबल रीजन और वाटर डेफिशिएंट रीजन को सेपरेट करती है. चाइना का जो सदर्न पार्ट है वो मॉडरेटली वाटर अवेलेबल रीजन है, ये वाला पार्ट, जबकि नदर्न पार्ट में वाटर डेफिशिएंट रीजन है. तो अब ज़रा समझिए, चाइना काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि ये जो मॉडरेटली वाटर अवेलेबल वाला रीजन है यहाँ से पानी को रिवर्स के थ्रू, रिवर्स के जो भी वाटर हैं उनको डैम्स के थ्रू डाइवर्ट करके वाटर डेफिशिएंट रीजन में भेजे. तो ये मॉडरेटली वाटर अवेलेबल रीजन है चाइना के, यहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है बाय बिल्डिंग सीरीज ऑफ बिग डैम्स एंड बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स द वाटर डेफिशिएंट रीजन्स ऑफ चाइना दैट इज़ इन नदर्न साइड. तो अगर हम बात करें तो राइट सिंस 1990 to 2009 there have been series of satellite data that have revealed कि China has diverted a lot of water from Mekong River towards its northern water deficient area. तो Mekong River if you see it moves from China, then it moves towards Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, and then it ultimately drains into द इंडो पैसिफिक का जो ट्रांजिशन रीजन है वहाँ पे ड्रेन कर जाता है. तो चाइना यहाँ मेकोंग पे, जो अपर मेकोंग रीजन है, यहाँ पे कई सारे डैम्स बना करके ऑलरेडी वाटर को डाइवर्ट कर रहा है. दैट हैज़ लेड टू रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी टू द लोअर मेकोंग कंट्रीज ऑफ दिस रिवर. अब इसी तरीके के कंसर्न्स इंडिया भी रेज कर रहा है. इंडिया जिस तरह से मेकोंग रिवर पे बहुत सारे डैम्स बनाए हैं चाइना ने और वाटर को डाइवर्ट कर रहा है नदर्न रीजन में, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा के ऊपर कई सारे डैम्स बना करके वो ब्रह्मपुत्रा के वाटर को नदर्न वाटर डेफिशिएंट रीजन पे डाइवर्ट कर रहा. फॉर एग्जांपल इन 2015 चाइना ऑपरेशनलाइज्ड जैंगमू डैम ओवर ब्रह्मपुत्रा इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर इन द नदर्न प्रोविंस. You see, now there have been series of datas जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डैम्स बना रहा है चाइना जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, खासकर इंडिया और तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के बॉर्डर में है. अरुणाचल प्रदेश एरिया में आप देखिए, या फिर आप यहाँ देखिए सिक्किम के पास एक डैम बना रहा है, डोकलाम के पास बिल्कुल. और इस तरीके से वाटर को वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है इन द नदर्न रीजन. दिस इज द रिसेंट जियो स्पेशियल डाटाज दैट हैज़ रिवील्ड दैट चाइना इज बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स. तो अब ये सारे डैम्स बनाने से इंडिया को क्या क्या असर पड़ने वाले हैं, व्हाट आर द इकोलॉजिकल कंसर्न्स दैट इंडिया माइट फेस. देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम होगा
वो होगा ब्रह्मपुत्रा वैली। जो हमारी आसाम की जो वैली रीजन है वहाँ की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और हमारे यहाँ के फार्मर्स की या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो वो कैसे हो सकती है ज़रा समझिए। देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारे स्टेट आसाम में हर साल जो फ्लड लेकर के आती है मेन मानसून सीजन में, उस फ्लड के कारण ब्रह्मपुत्रा का पानी फैलता है आसाम प्लेन में इस तरीके से। और फ्लड आने के साथ साथ जब ब्रह्मपुत्रा का पानी इस तरह से फैलता है तो बहुत सारा सिल्ट अपने साथ वो लाता है। छोटे छोटे जो सैंड के पार्ट्स होते हैं जो अपर रीजन में इरोजन के बाद वो जो सिल्ट कैरी कर रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और फ्लड के साथ यहाँ पे स्प्रेड होता है। वो जो सिल्ट के पार्ट्स हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। वो हमारे आसाम वैली या आसाम प्लेन की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। हर साल आप समझिए कि हमारी फर्टिलिटी को रिचार्ज करते हैं ये सिल्ट्स। लेकिन अगर यहाँ पे डैम बना दिया जाए, यू सी, तो डैम से होता क्या है, अपर एरिया में अगर डैम बना दिया जाए तो वाटर को स्टोर किया जाता है। वाटर को स्टोर करने के साथ ही कैसा होता है कि सब बहुत सारा सिल्ट भी सेपरेट हो जाता है, सिल्ट भी यहीं पे रुक जाता है। तो अगर यहाँ पे चाइना बहुत सारे सीरीज ऑफ डैम्स बनाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर वो डैम्स बनाएगा इन द अपर ब्रह्मपुत्रा रीजन, तो बहुत सारे सिल्ट यहीं रुक जाएंगे। और जब सिल्ट यहाँ रुक जाएंगे तो हर साल जो हमारे यहाँ पे जो फ्लड्स आते हैं उसमें सिल्ट का प्रोपोर्शन घट जाएगा। और जब सिल्ट का प्रोपोर्शन घट जाएगा, इसको कहा जाता है डीसिल्टेशन प्रोसेस, सिल्ट यहीं ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे यहाँ फ्लड में सिल्ट कम होगा और उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को निगेटिवली इम्पैक्ट होगा। दूसरा है ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन द ब्रह्मपुत्रा रीजन। ये जो आसाम का आसाम जो प्लेन है, इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ब्रह्मपुत्रा वाटर। उसके उस वाटर के कारण अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम सस्टेन करती है। और इस कारण से अगर ब्रह्मपुत्रा पे ऊपर बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं और वाटर फ्लो को कम किया जाता है तो इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को असर पड़ सकता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा गया है। आसाम का भी जो अपर आसाम मानस वाला पार्ट है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देयर आर टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। उसमें से 4 इंडिया में हैं, आप देख सकते हैं। द हिमालय रीजन, द वेस्टर्न घाट रीजन, द सुंडालैंड रीजन एंड द इंडो बर्मा रीजन। तो इंडो बर्मा रीजन वाला जो हॉटस्पॉट है, इसमें आसाम भी आता है। और इसको इस इंडो बर्मा वाले रीजन के हॉटस्पॉट को रिटेन करने में, इसकी जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर उसको मेंटेन रखने में ब्रह्मपुत्रा के वाटर फ्लो का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अगर सीरीज ऑफ डैम्स बना करके वाटर को डाइवर्ट किए जाएंगे इन द नदर्न रीजन ऑफ चाइना, तो नेचुरली वाटर फ्लो विल डिक्रीज इन दिस रीजन एंड ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को निगेटिवली इम्पैक्ट होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में कुछ फैक्ट्स यहीं देख लेते हैं। देखिए, दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करती है। इट स्टार्टेड टू कैटेगराइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिंस 1989। कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे कि अब रीजन मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट्स एज देयर इंडेमिक, वहाँ के लोकल होने चाहिए 1500 वैस्कुलर प्लांट्स इन ऑर्डर टू गेट कैटेगराइज्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तीसरा जो चैलेंज हो सकता है सीरीज ऑफ डैम्स बनाने से, वो हो सकता है फ्लड का। नेचुरल डिजास्टर्स जिसमें फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकता है। देखिए, जो बड़े डैम्स होते हैं वो बड़े डैम्स में बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है। इस कारण से वो एरिया जो है वो सिस्मिलॉजिकली अनस्टेबल हो जाता है। वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोअर अर्थ रीजन है, जो नीचे सरफेस वाला रीजन है, वो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर प्रेशर वो एक बार के लिए डिसरप्ट हो सकता है, रप्चर डेवलप हो सकता है और वहाँ पे लोकल अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। इस तरह का अर्थक्वेक ऑलरेडी, यानी कि वाटर के कारण, लार्ज डैम के कारण अर्थक्वेक ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ कोयना डैम। तो इस तरह के अर्थक्वेक्स वापस से इंडिया और चाइना बॉर्डर पे आ सकते हैं। उसके अलावा बड़े डैम बनाने के बाद होगा क्या, बहुत सारा पानी स्टोर करेंगे चाइना, और ये एरिया वैसे ही अर्थक्वेक प्रोन है। आपको पता है आज भी अर्थक्वेक आया हमारे यहाँ गुवाहाटी और आसपास के रीजन में। तो दिस एरिया इज़ अर्थक्वेक प्रोन। और बड़े डैम्स बनाने के बाद अगर कुछ इस तरह के फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं तो ये दीज डैम्स विल बर्स्ट एंड इट मे लीड टू massive flooding in the lower valley region. It might cause a havoc on the life and livelihood of the people in the region. तो इन कारणों से ये इस एरिया में बड़े डैम्स बनाना जो चाइना बना रहा है टू मीट इट्स इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट एंड वाटर रिक्वायरमेंट इन द नदर्न रीजन, दैट कैन बी डेंजरस फॉर इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इट वाज आस्क्ड इन APSC प्रीलिम्स दैट वाज हेल्ड दिस ईयर ऑन 12 सितंबर।
The next article is taken from national segment. It is about farms laws that have been repealed yesterday. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो क्या है करंट न्यूज़, आपने भी सुनी रखा होगा, जो 3 कंटेंशियस फार्म लॉज थे उन तीनों को अब रिपील कर दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ये अनाउंस करते हुए कहा कि आने वाले विंटर सेशन में इन तीनों ही कानूनों को रिपील कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया, वाइल अपोलोजाइजिंग टू द कंट्रीमैन टुडे आई वांट टू से सिंसियरली दैट परहैप्स देयर मस्ट हैव बीन सम डिफिशियंसी इन आवर पेनेंस दैट वी कुड नॉट एक्सप्लेन द ट्रूथ लाइक द लाइट ऑफ द लैम्प टू द फार्मर्स ब्रदर। मतलब अभी भी सरकार का यही मानना है कि कानून अपने आप में अच्छे थे, उनकी जो भी कंटेंट थे वो अच्छे थे और प्रोग्रेसिव थे, लेकिन समहाउ वी फेल टू कन्विंस आवर फार्मर्स कि ये उनके लिए हेल्पफुल रहे हैं और ये कानून उनके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे। वी फेल टू कन्विंस, और इस कारण से अब हमने इन तीनों कानून को विड्रॉ करने का फैसला लिया है। किसी भी कानून को रिपील करने के क्या प्रोविज़न है ज़रा देखिए। रिपीलिंग का मतलब तो आप आई होप समझते ही हैं, जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, फंक्शनल हैं, उनको ख़त्म कर देना, पूरी तरह से नलीफाई कर देना। And this is done, this reversal of a law is done when parliament thinks that this law is no longer needed. तो इसके लिए पार्लियामेंट को कैसे अधिकार मिला है, किसी भी कानून को रिपील करने का अधिकार कैसे मिला है वो ज़रा समझिए। ऐसा कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट को अपने कानून को रिपील करने का अधिकार है। कानून बने हैं, उनको रिपील करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी अगर कानून है उसको अमेंड भी किया जा सकता है दूसरा कानून ला करके, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म भी किया जा सकता है दूसरा कानून ला करके। ये इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज। आर्टिकल 245 of the constitution gives parliament the power to make laws for whole or any part of India। तो भाई उनको पावर है कानून बनाने का, तो इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट कानून को ख़त्म भी करती है। पार्लियामेंट ड्रॉज इट्स पावर टू रिपील अ लॉ फ्रॉम द सेम प्रोविजन, कि भाई हमने कोई कानून बनाया तो दूसरा कानून बना करके इसको ख़त्म करने का पावर भी हमें इसी लॉ से मिलता है। तो अभी क्या किया जाएगा, इन तीनों लॉ, ये जो तीनों फार्म्स लॉ हैं, ये 3 लॉ हैं, इन तीनों लॉ को के लिए 3 अलग से और लॉ लाए जाएंगे जो इनको रिपील करेंगे। उनका नाम होगा दिस फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स रिपील लॉ। तो ये जो 3 कानून थे जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स लॉ ऑफ 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज लॉ 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट लॉ 2020, इन तीनों को इनके लिए रिपील लॉ लाया जाएगा एंड दैट पावर विल बी ड्रॉन फ्रॉम आर्टिकल 245। इन तीनों लॉ को डिसफंक्शनल किया जाएगा, नलीफाई किया जाएगा। अगर आपको इन तीनों कानूनों को डिटेल में समझना है कि इसके क्या प्रोविजंस थे, कैसे ये फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते थे या कैसे हार्मफुल हो सकते थे, तो यू कैन वॉच आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19 सितंबर 2020। जब ये कानून लाए गए थे तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। 19 सितंबर 2020 आप अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पे SPMIS अकेडमी 19 सितंबर 2020 एडिटोरियल सेगमेंट पे आप देखो तो तीनों कानून के कंटेंट को आप डिटेल में देख पाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली लगता नहीं कि भी तीनों कानून के कंटेंट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब ये कानून पूरी तरह से रिपील हो चुके हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे APSC प्रीलिम्स 2020 ने इसी साल जो 12 सितंबर को हुआ था एग्जाम, उसमें इस टॉपिक के बेसिस पे उन्होंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट नेक्स्ट मैन टू मून। तो देखिए, नासा की एक अगली प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम, विच इज़ प्लानिंग टू सेंड नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन टू मून बाय 2024। नेक्स्ट मैन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि पहले ऑलरेडी एक बार मैन लैंड कर चुके हैं ऑन मून सरफेस वे बैक इन 1972। तो आर्टेमिस प्रोग्राम ऑफ नासा इज एमिंग टू सेंड नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन अभी तक मून सरफेस पे लैंड नहीं किया उन्होंने। तो बाय 2024 दिस वाज द प्लान कि नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन को मून पे लैंड कराया जाए। उस प्रोग्राम का नाम होगा आर्टेमिस प्रोग्राम। उसके पहले अपोलो 11 मिशन भेजा जा चुका है 1972 में बाय नासा, विच लैंडेड फर्स्ट मैन या फर्स्ट ह्यूमंस ऑन द मून सरफेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन, ये 3 अमेरिकन क्रू थे हु लैंडेड ऑन मून सरफेस ऑन दिस अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल। ये जो है अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल, इसकी मदद से लोग मून सरफेस पे लैंड हुए जुलाई 1969। इन तीनों में भी सबसे पहले मून सरफेस पे लैंड करने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। करंट न्यूज़ ये है, इस आर्टिकल को मैं बस इसीलिए कवर कर रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कि नासा ने टारगेट रखा था 2024 तक ये आर्टेमिस प्रोग्राम को लॉन्च करने का, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल चैलेंजेस नाउ दिस प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड बाय 2025।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article taken from Assam segment, it is about Assam police, which is third smartest. So this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए क्या है करंट न्यूज वो समझिए. Assam police have been given third position amongst 29 states and union territories for its functioning. तो इसको स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में थर्ड रैंक दी गई है. इसको स्कोर मिला है 7.89 आउट ऑफ 10. इंडिया की बेस्ट पुलिस आंध्र प्रदेश पुलिस को डिक्लेयर किया गया है विद स्कोर ऑफ 8.11. दूसरे नंबर पे आई है तेलंगाना पुलिस विद स्कोर ऑफ 8.10. आप देख सकते हैं यहाँ पे असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता साहब एक्सप्रेसिंग हिज अप्रिसिएशन टू ईच मेंबर ऑफ असम पुलिस फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिंग थर्ड रैंक अंडर स्मार्ट पुलिस इंडेक्स. तो क्या है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स वो भी ज़रा समझिए. ये जो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है, it was proposed in 2014 by our Prime Minister नरेंद्र मोदी in Conference of DGPs. उन्होंने कहा था कि क्यों ना पुलिस की भी रैंकिंग की एक इंडेक्स निकाली जाए, पुलिस के परफॉर्मेंस के रैंकिंग की इंडेक्स निकाली जाए, जिसके मदद से कैसा होगा कि कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट जनरेट होगा अमॉन्ग्स द डिफरेंट पुलिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और इससे पुलिस अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएगी. तो उसके बेसिस पे फिर स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स पब्लिश होना शुरू हुआ हर साल. स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है सिटीजन सेटिस्फैक्शन. ये सिटीजन्स कितना सेटिस्फाइड हैं फ्रॉम द पुलिस ऑफ देयर ओन स्टेट, देयर रेस्पेक्टिव स्टेट की सिटीजन्स का क्या परसेप्शन है उनका अपने स्टेट की पुलिस को लेकर के, और उसके बेसिस पे अपने अपने स्टेट की पुलिस के स्कोर मिलता है, रैंकिंग मिलती है. और असम पुलिस हैज़ सिक्योर्ड थर्ड रैंक आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पुलिस. कल जो हमने आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं. पेरिस एग्रीमेंट का करेक्ट आंसर होगा. पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट था 2 डिग्री सेल्सियस, जबकि आई थिंक दीज क्वेश्चंस बिलोंग टू द डे बिफोर येस्टरडे. सो कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो उसको मैं PDF में आपको अपडेट कर दूंगा. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.